Hi students, we meet again in part 4 civics lesson features framing our Indian constitution and its features. In the fourth part, now we move about residuary powers. शेष सत्ता है. The subjects which are not specifically allotted to union or state or included in residuary powers. That means matters that are not included in the division of powers are known as residuary powers. The central government is given the power to legislate on these residuary subjects. That means जिस विषयों के संदर्भ में केंद्र और राज्य सरकार के बीच ये सत्ता का स्पष्ट विभाजन नहीं किया गया है, जो मैटर्स यूनियन और स्टेट के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, स्पेसिफिकली इम्पोर्टेंस नहीं किया गया है, वो सब्जेक्ट्स को रेसिड्यूरी पावर्स समावेश शेष सत्ता किया गया है, सत्ता में किया गया, रेसिड्यूरी पावर्स में ऐड किया गया है, इंक्लूड किया गया है. और केंद्र सरकार इसकी पूरी पावर्स को, सत्ता को कानून की तरीक़ा से कानून का निर्माण करना या उसमें परिवर्तन करने की संपूर्ण सत्ता, पूरी की पूरी पावर तो केंद्र सरकार को प्राप्त है. तो केंद्र सरकार ने ये फुल लेजिस्लेटिंग पावर को रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स में ऐड किया गया है और उसकी पावर को हैंडल करने का तरीका भी केंद्र सरकार ने रेसिड्यूरी पावर्स को दिया गया है. नाउ द फिनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज डन बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. एक्साइज एंड कस्टम, import and export, income tax, all these major taxes are decided by central government, while sale tax, revenue tax, entertainment tax, educational tax, which are having much financial resources are decided by state government इसका मतलब भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन दोनों को बीच में ये फिनेंशियल एक वित्तीय साधनों का विभाजन करने का काम भी दिया गया है दोनों स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट को. इसमें अपने को आयात और निर्यात कर, आयकर आदि अधिक आय मानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस, मेजर ऑल टैक्सेस को लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है. और दूसरा सेल टैक्स, रेवेन्यू टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स, एजुकेशनल टैक्स. फर्स्ट excise and custom, export import और income tax और all other major taxes, heavy taxes are decided by the central government. तो केंद्र सरकार को ये अधिकार दिया गया है. और सेल टैक्स, रेवेन्यू टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एजुकेशनल टैक्स, ये these टैक्सेस लगाने का अधिकार तो राज्य सरकार को दिया गया है. नेक्स्ट यूनिफाइड अरेंजमेंट ड्यूरिंग क्राइसिस. आपातकाल के दौरान एक तंत्रीय व्यवस्था, जो इमरजेंसी टाइम में हम सब मिलके स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट मिलके कैसे इमरजेंसी टाइम में अपना भारत संविधान को संभाल सकते. तो ये 3 प्रोविजंस में इमरजेंसी अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में प्रोवाइड होता है. 3 प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसीज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अपना भारत संविधान के अंदर 3 प्रकार की आपातकाल की
व्यवस्था के आपातकाल के अंदर परिस्थिति को संभालने का संघीय शासन किया गया है। एक कैसे एक तंत्रीय व्यवस्था में बदल जाती है। आपातकाल लागू रहने तक ये संघीय शासन व्यवस्था रहती है। द फर्स्ट वन, national emergency can be declared at the time of war, external attack or armed rebellion. That means जब युद्ध और बाह्य आक्रमण या जो है सशस्त्र सेनाओं का द्वारा विरोध की परिस्थिति में अपना देश की सुरक्षा में खतरे होते तो उस समय पे राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है। और नेक्स्ट वन, ड्यू टू लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन द स्टेट कैनॉट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसीज इज डिक्लेयर्ड। सो सेकेंड वन, दूसरी, राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति में भंग हो रही तो उस समय पे राज्य सरकार प्रशासन ना कर रही तो केंद्र सरकार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। थर्ड वन, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइसेस देयर इज मॉनिटरी वैल्यू वेरिएशन एट दैट टाइम फिनेंशियल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड। तो अर्थव्यवस्था तेजी से कमज़ोर होने लगती है उस समय पे वित्तीय आपातकाल, दैट मीन्स फिनेंशियल इमरजेंसी घोषित किया जा सकता है। फिनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। नेक्स्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन गिवन मोर पावर। तो ये पूरी पावर इमरजेंसी समय पे लगाने का अधिकार कौन देते? सेंट्रल, केंद्रीय सरकार। तो ये केंद्रीय सरकार के साथ इंडिया, भारत पूरी तरीका के संघ के रूप में, संघीय शासन संघ के रूप में काम करती है। और आपातकाल लागू रहने तक, जो ये आपातकाल लागू जब तक परिस्थिति इमरजेंसी में होती रहती है उस समय तक संघीय शासन यूनिटरी सिस्टम के साथ ये इमरजेंसी का टोटल पावर सेंट्रल गवर्नमेंट संघीय रूप में काम करता है। नेक्स्ट वन, पार्लियामेंट्री सिस्टम। व्हाट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम? संसदीय शासन पद्धति, संसदीय सिस्टम, दैट मीन्स पार्लियामेंट्री सिस्टम। अपना इंडिया एक पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ गवर्नेंस चलती है, टोटली द स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल्सो द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो जनता के रूप में इसको अपने देखने के पहले पार्लियामेंट्री क्या होता है? इंडिया एज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। भारत के अंदर भारत की लोकतंत्र में लोकसभा की वास्तविक सत्ता होता है और मंत्रिमंडल, ये पार्लियामेंट में मंत्रिमंडल संसद के प्रति जवाबदार होता है। In a parliamentary system, the parliamentary is the supreme authority representing people. The legislature at the union is the parliament. Legislature at the union at the parliament. मंत्रिमंडल संसद के प्रति जवाबदार होता है और ये मंत्रिमंडल के अंदर जब तक लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त होता है तभी तक वहाँ सत्ता पर रह सकता है ये मंत्रिमंडल, मानी मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये टोटल पार्लियामेंट लेजिस्लेचर के अंदर। अपना पार्लियामेंट बाई कैमरल मीन्स में 2 हाउसेस में चलता है। तो मंत्रिमंडल संसद के 2 सदन होता है, एक अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस and lower house. Upper house is called Rajya Sabha and lower house is called Lok Sabha. So legislature, parliament is
two houses. Bicameral means of two houses, that is upper house and lower house. Upper house is called Rajya Sabha. Upper house is called Rajya Sabha. Upari Sadan Rajya Sabha, or Nichala Sadan Lok Sabha. That means lower house, Lok Sabha. So the government is carried on in the name of the president at the union and the governor in the states. केंद्र में प्रशासन राष्ट्रपति के नाम में और राज्य में प्रशासन राज्यपाल, दैट मीन्स गवर्नर के नाम पे चलता है. और actual administration is carried out by the council of ministers headed by the prime minister at the union and the chief minister in the state. लेकिन वास्तविक सत्ता का उपयोग केंद्र में प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के रूप में काम करता है और प्रधानमंत्री का नीचे काम करता है, और राज्य में मुख्यमंत्री उसका मंत्रिमंडल वो पूरी काम संभालता है. तो केंद्र में प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल का काम करता है और राज्य में मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल का काम होता है. और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द legislature that comprises representatives of the people. राज्य का मंत्रिमंडल राज्य की विधानसभा के प्रति जवाबदार होता है. तो इन लोग ही बहुत जवाबदार के अनुसार से ये मंत्रिमंडल पूरी की पूरी काम संभालता है. ये important representatives. So the president selects 12 people who are experts and experienced from various fields of Rajya Sabha. राज्यसभा में विविध क्षेत्रों में जो इम्पोर्टेंस है एक्सपर्ट्स होते हैं, विशेषज्ञ और अनुभवी जो एक्सपीरियंस पीपल, ऐसा 12 लोग को राष्ट्रपति राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत करता है. राष्ट्रपति ने 12 लोग को सेलेक्ट करते राज्यसभा की काम करने के लिए. ये राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है. इसमें 1/3 मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years. तो 1/3 ऑफ मेंबर्स, जितने भी काउंटिंग मेंबर्स है उसमें 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर होते हैं. और इनकी जो संसद के अंदर जितने मेंबर्स रिटायर होते हैं उसके सेम अनुसार में इलेक्शन के साथ और मेंबर्स सेलेक्ट हो जाते हैं. इलेक्शन के अनुसार में सेलेक्ट हो जाते हैं. और 10 ईच मेंबर है 6 years ऑफ टेन्योर. तो राज्यसभा में काउंसिल ऑफ स्टेट्स के अंदर जो मंत्रिमंडल का राज्यसभा के सदस्यों का कार्यालय का समय होता है ना, वो 6 वर्ष का होता है. कितना? 6 वर्ष का. Then the powers of the Rajya Sabha are less compared to Lok Sabha, which is special, superior and decisive. So Rajya Sabha cannot be completely dissolved. इसमें लोक सभा की तुलना में राज्यसभा की सत्ता कम है. लोकसभा के काम के अंदर राज्यसभा की कम सत्ता, दैट मीन्स पावर कम है, जबकि लोकसभा की सत्ता महत्वपूर्ण होता है. लोकसभा की काम बहुत महत्वपूर्ण होता है, स्पेशल, सुपीरियर एंड डिसीव. सो इसलिए राज्यसभा, इसके कारण से राज्यसभा कंप्लीट नहीं होता है, कैनॉट बी कम्प्लीटली डिसॉल्व, पूरी कंप्लीट नहीं डिसॉल्व नहीं हो सकता है. नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी. Independent and impartial judiciary. The Constitution has provided for the establishment of an independent and impartial judiciary. There is Supreme Court at the top and there are high courts at the states, and under its jurisdiction are the district courts at district level, and at the taluka level there are local and special courts.
The judgments of Supreme Court are binding to all the subordinate courts of the nation. In the case of conflict between the union and the state governments, matters relating to constitution and interpretation of statutes, the final decision is vested with Supreme Court. The Supreme Court is the protector and guardian of the constitution. Now we see about the independent and impartial judiciary. स्वतंत्र निष्पक्ष तथा सुकृतित न्यायतंत्र मानी संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार भारत में स्वतंत्र निष्पक्ष और संलग्न तथा सुकृतित न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऊपरी सर्वोच्च न्यायालय और इसके ये टॉप, सुप्रीम कोर्ट इज़ द टॉप, सबसे हाईएस्ट लेवल का पावर वाला कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। देन देर आर हाई कोर्ट, स्टेट्स के अंदर हाई कोर्ट्स है और सो मेनी जुरिस्डिक्शन कोर्ट्स भी है। उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल में तालुका कोर्ट्स, और देर आर लोकल एंड स्पेशल कोर्ट्स। सो जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की जजमेंट के साथ ऑल ओवर टोटल नेशन के साथ बाइंड हुआ है। और कहीं पे भी अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, तालुका कोर्ट में अपील किए, उसके बाद वो फेलियर हो गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल में गए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का भी अपना उनका डिसीजन जजमेंट अपने को सेटिस्फैक्शन नहीं है, फिर हाई कोर्ट्स में गए तो हाई कोर्ट के बाद अपने को स्ट्रेट द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द कोर्ट इज सुप्रीम कोर्ट। लास्ट जजमेंट इज गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट, दैट इज़ द फाइनल जजमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होते हैं ना, उनका डिसीजन तो फाइनल होता है। और ये सुप्रीम कोर्ट मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा करती है, अपना पूरी नागरिकता को प्रोटेक्शन देता है। और सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। So guys, we meet again on the next part 5.